हम स्टूडियो में बात करेंगे इंजरीज इन्वॉल्विंग द एयर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजरीज इन्वॉल्विंग द एक्सटर्नल एयर की, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आ जाती है हीमाटोमा ऑफ द पिना एंड योर फॉरेन बॉडी इन द एयर। दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसक्यूज एज वेल एंड फॉर एवरीथिंग। हीमाटोमा ऑफ द पिना, जिसको हम कभी कभी बॉक्सर्स एयर या कॉलीफ्लावर एयर भी कहते हैं, इन्होंने दिखाया हुआ है हीमाटोमा ऑफ द पिना। ये इन्होंने दिखाया हुआ है कॉलीफ्लावर एयर, बॉक्सर्स एयर। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये बॉक्सर्स में कंडीशन देखी जाती है। बेसिकली होता है कि ड्यू टू डायरेक्ट ब्लो टू द पिना, डायरेक्ट ट्रॉमा टू द पिना होता है क्या, जो ब्लड वेसल्स होती हैं इन द पेरिकॉन्ड्रियम, ये याद रखना होगा, उनमें रप्चर हो जाता है। एज ए रिजल्ट द ब्लड कलेक्ट्स अंडर द पेरिकॉन्ड्रियम। ये लोकेशन याद रखनी होगी, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं। सो सिंस द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स occurs in the pericardium, as a result the blood collects under the pericardium and a hematoma or a serious effusion is formed which can ये कहते हैं which can also occur spontaneously in elderly patients। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि ड्यू टू ट्रॉमा की वजह से ही वो फॉर्म होती है, जो कि बॉक्सर्स में कॉमनली देखी जाती है। एंड एज रिजल्ट होता है कि नेक्रोसिस ऑफ द कार्टिलेज occurs एज द बिकॉज वी नो कि जो कार्टिलेज होता है इट ड्रॉस इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरिकॉन्ड्रियम एंड सिंस अब वहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है, सीरियस एफ्यूजन हो रही है, तो कार्टिलेज can't properly get its nutrition। as a result जो cartilage है वो necrose हो जाता है and that necrose cartilage is absorbed and replaced by a fibrous tissue। it is known as cauliflower ear और boxer's ear। लेकिन ये देखा गया है कि इसको हम ज़्यादातर ये है कि अगर तो कोई स्मॉल सा हीमाटोमा या स्मॉल सी सीरियस एफ्यूजन है तो उसको नॉर्मल एस्पिरेशन के थ्रू ट्रीट कर लेते हैं। अगर तो लार्जर होगी तो लार्जर को हमने इंसिजन और ड्रेनेज के थ्रू बेसिकली उसको वो ट्रीट करना होता है। फिर हम पिना को ये कहते हैं पिना की ड्रेसिंग कर देते हैं, पिना को वो नॉर्मल कर देते हैं। तो हीमाटोमा ऑफ द पिना आ जाता है, इसका पता होना चाहिए हमें। उसके अलावा फ्रॉस्टबाइट आता है। फ्रॉस्टबाइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉस्टबाइट यही है कि इनिशियली ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड होगा क्योंकि आपको जो पिना होगा इनिशियली वो रेड या ब्लू रंग का होगा एंड देन इट विल बिकम वाइट एंड इट कैन ऑल्सो इवेंचुअली होगा कि जो होल ऑफ द ईयर इट कैन गेट स्वेल्ड अप एंड फाइनली इन द लेटर स्टेजेस जो गैंग्रीन होती है इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द पिना। अगर तो हम अर्ली स्टेज में फ्रॉस्टबाइट को अटैक कर लें हम उसको जेंटल डिवॉर्मिंग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर तो वो लेट स्टेज गैंग्रीनस स्टेज तक पहुंच जाए दैन जो गैंग्रीनस पोर्शन होते हैं उसको हमने सर्जिकली रिमूव कराना होता है। लेसरेशन एंड कट्स इतने पूछ नहीं जाते, इन्होंने लेसरेटेड या कट पिना दिखाया है कि उसको हम फिर क्या कहते हैं सूचर कर देते हैं और या उसमें रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म कर लेते हैं। दैन कम्स अ फॉरेन बॉडी इन द एयर विच इज इंपॉर्टेंट। फॉरेन बॉडी दो तरह की हो सकती है, एनिमेट जिसमें हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं और इन एनिमेट को फिर फर्दर दो तरह में क्लासीफाई किया हुआ है, हाइग्रोस्कोपिक एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक। बेसिकली जो इन एनिमेट फॉरेन बॉडीज होती हैं यूजली चिल्ड्रन या मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल्स में देखी जाती हैं क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा अपने कान में ऐसी चीज़ें नहीं डालता। तो हाइग्रोस्कोपिक कौन सी होती हैं? हाइग्रोस्कोपिक वो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जो कि बेसिकली वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। उनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सीड्स की, पीनट की, बीटल नट की या टेबल या पढ़ लेना। और जो नॉन हाइग्रोस्कोपिक होती हैं वो वाली होती हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बटन्स की, प्लास्टिक्स की, मेटल की, रबर, स्टोन्स, बीड्स, ये सारी नॉन एग्जांपल्स दी हैं। अब होता है कि जो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक सिंस दे एब्जॉर्ब वाटर एंड सिंस दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एज अ रिजल्ट जो कैनाल में सबसे नैरोवेस्ट और कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होते हैं ना, इस्थमस जिसे हम कहते हैं, तो इस्थमस में जाके वो इम्पैक्ट कर जाती हैं, वहाँ पे जाके वो अटक जाती हैं। ये चीज़ की याद रखनी होगी। इसमें क्लिनिकल फीचर्स किस तरह के मिलते हैं, तो हिस्ट्री के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं, फॉर हिस्ट्री के थ्रू हम डायग्नोस कर लेते हैं कि फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री वही प्रेजेंट करता है। और जो भी चिल्ड्रन के पेरेंट्स होते हैं मेनली डेफनेस मिलती है और क्या कहते हैं कंप्लीट डेफनेस कैन ओकर इफ द कैनाल इज टोटली ऑब्स्ट्रक्टेड। पेन भी मिलता है, टेनाइटिस और रिफ्लेक्स कफ भी नज़र आता है। समटाइम्स ब्लीडिंग कैन ऑल्सो अकर इफ द फॉरेन बॉडी हैज़ डन इंजरी टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या ऐसा हो सकता है कि इंजरी हैज़ अकर ड्यूरिंग एन अटेम्प्ट टू रिमूव अ फॉरेन बॉडी। तो ऐसे क्लिनिकल फीचर हैं जो कि यहाँ हम डब्बे से याद कर लें। ट्रीटमेंट किस तरह होती है? ट्रीटमेंट चिल्ड्रन में क्योंकि ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है तो जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। याद रखना होगा कि जो स्मूथ और राउंडेड फॉरेन बॉडीज़ होती हैं उनमें हम रिंग प्रोब यूज़ करते हैं, उनमें हम फॉर्सेप्स कभी भी यूज़ नहीं करते। उन्होंने दिखाया हुआ भी है, ये क्या कहते हैं रिंग प्रोब के थ्रू हम फॉरेन बॉडी को रिमूव कर रहे हैं। और उनका याद रखना होगा कि जो एनिमेट फॉरेन बॉडीज़ होती हैं लाइक योर इंसेक्ट्स, उनको हम किस तरह रिमूव करते हैं? सबसे पहले वी नीड टू किल दैट इंसेक्ट बाय इंस्टिलिंग अ स्पिरिट और एन ऑयल और क्लोरोफॉर्म ड्रॉप्स बिफोर सिरिंजिंग एंड देन सिरिंजिंग के थ्रू हम उस इंसेक्ट को निकाल लेते हैं कि सबसे पहले हम उसको किल करेंगे स्पिरिट से, ऑयल से या क्लोरोफॉर्म के ड्रॉप से एंड देन सिरिंजिंग के थ्रू हम इंसेक्ट को निकाल लेते हैं। जो स्मॉल पीसेस होते हैं फॉरेन बॉडी के दे आर ईजिली रिमूव थ्रू सक्शन। एंड अगर तो कोई बहुत लार्ज सा फॉरेन बॉडी का जो कि रिंग प्रोब के थ्रू या फोर्सेस के थ्रू भी प्रॉपर्ली नहीं निकल पा रहा हो तो उसमें हम क्या कराते हैं? उसमें हम पोस्ट ऑरल इंसिजन देते हैं। पोस्ट ऑरल इंसिजन एज द नेम सजेस्ट कि बिहाइंड द ईयर हम इंसिजन देते हैं एंड बिहाइंड द ईयर इंसिजन दे के हम करते क्या, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैनाल से हम उस फॉरेन बॉडी को निकाल लेते हैं। जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ईयर के पीछे से इन्होंने पोस्ट ऑरली इंसिजन दिया और फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैनाल से हम ये निकाल रहे हैं, फॉरेन बॉडी को निकाल रहे हैं। पोस्ट ऑरल उससे याद रखना जिस तरह पोस्ट ऑरल लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि बिहाइंड द ईयर होते हैं।
So these two are important, the hematoma and the foreign body in your external ear. Now we come to injuries involving the middle ear, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारी ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम या परफोरेशन ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। साथ में हम इसमें डिस्लोकेशन ऑफ ऑसिकुलर चेन भी पढ़ेंगे। तो क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं रप्चर या परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की? कोई शार्प फॉरेन बॉडी चली गई हो, अनस्किल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ की गई हो या सिरिंजिंग परफॉर्म की गई हो एयर की, सडन एयर कंप्रेशन हो गया हो जैसे एज ए रिजल्ट किसी ने कान पे जोर से थप्पड़ मारा हो, या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो, या रैपिड डिसेंट हुई हो नॉन प्रेशराइज एयरक्राफ्ट में एकदम से जो जहाज़ है वो नीचे को आने लग जाए, उसमें भी कभी कभी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेट कर सकती है। सडन फ्लूइड की कंप्रेशन हुई हो एज सीन इन अंडर वाटर स्विमिंग विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्शन, फ्रैक्चर हो गया टेम्पोरल बोन का, या फोर्सफुल इन्फ्लेशन की गई हो मिडल एयर की ड्यूरिंग वाइल परफॉर्मिंग द वेल्सेल्वास मैन्यूवर, एंड स्पेशली द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज थिन देन दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मोर लाइबल टू गेटिंग रप्चर्ड और परफोरेटेड। किसमें क्या होता है, एक तो ट्रॉमा की ज़्यादा हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, डेफनेस के साथ आता है, टेनाइटिस के साथ आता है, ब्लीडिंग के साथ आता है, समटाइम्स वर्टाइगो के साथ भी आता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमको रप्चर नज़र आती है, याद रखना जो रप्चर या परफोरेशन जो कि यूजली सेंट्रली प्लेस्ड रप्चर होती है विद कंजेस्टेड एंड इरेगुलर मार्जिन्स एंड समटाइम्स फ्रेश ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट्स आर ऑल्सो सीन इन योर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये इन्होंने पीछे दिखाई हुई भी है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, हम देख सकते हैं ब्लड क्लॉट सब बन रहा है, ये परफोरेशन हुई थोड़ा ऑलमोस्ट सेंट्रली इसकी परफोरेशन हुई है। ट्रीटमेंट के लिए ये बॉक्स याद कर लेना। ट्रीटमेंट यूजली किस तरह कराते हैं, सबसे पहले हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं टू प्रिवेंट एनी इन्फेक्शन। द ईयर ड्रॉप्स दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जो भी जिस चीज़ की वजह से भी ट्रॉमा आया है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो, ये उन चीज़ों से अवॉइड किया जाए लाइक वेल्सेल्वास मैन्यूवर से या डाइविंग से या स्विमिंग से, एंड क्या कहते हैं ताकि वी आर बेसिकली वही प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर। ड्यूरिंग बाथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट for ears to be plugged. Plugging of the aortic canal is advised by a sterile lubricated swab during bath to avoid entry of water into middle ear। कि बेसिकली कि नहाते वक्त वही कानों को प्लग कर लें या कॉटन को सा लें या कुछ भी, कि बेसिकली नहाने के दौरान पानी कान के अंदर ना आ जाए ताकि वही मिडल ईयर का इन्फेक्शन ना हो जाए। एंड यही देखा गया कि जो हमारे पास रप्चर होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, इट इज़ यूजली या परफोरेशन जो होती है इट इज़ यूजली हील्ड स्पॉन्टेनियसली, लेकिन इफ़ इट इज़ नॉट हील्ड if the perforation fails to heal after a period of 4 to 6 weeks, then हम मेरिंगोप्लास्टी की तरफ जाते हैं। तो ये ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था। देन कम्स टू योर ट्रोमेटिक डिसलोकेशन ऑफ द ऑसिकुलर चेन विच इज योर ऑसिकुलर चेन डिसलोकेशन, कि इसमें डिसलोकेशन या तो हो सकती है ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रॉमा टू द हेड एंड योर टेम्पोरल बोन। लोकेशन याद रखनी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट के लेवल पे डिसलोकेशन प्रेजेंट होती है। हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करते हैं ट्रॉमा की, एंड मॉडरेट टू सीवियर डेफनेस होती है। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें नॉर्मल मिलती है, उसमें कोई रप्चर नहीं आया होता। हम पीटीए एंड इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री कराते हैं। पीटीए में हमें क्या मिलेगा, कंडक्टिव डेफनेस मिलेगी विद एयरबोर्न गैप के साथ, एंड जो हमारे पास इम्पीडेंस वाली होगी टिम्पैनोमीटर में हमें कौन सा ग्राफ मिलता है, टाइप ए डी ग्राफ मिलता है, क्योंकि मैंने याद कराया था कि डी से डिसलोकेशन याद रखती है। टाइप अब यहाँ पे डिसलोकेशन होगी ऑसिकुलर चेन की, तो टाइप ए डी हमें ग्राफ मिलेगा। ट्रीटमेंट इसकी किस तरह होती है, ट्रीटमेंट इज डन थ्रू टिम्पैनोप्लास्टी। ओवर मेरिंगोप्लास्टी था क्योंकि हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी। यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल है, यहाँ पे ऑसिकुलर चेन डिसलोकेशन है, तो यहाँ पे हम टिम्पैनोप्लास्टी करा रहे हैं। इनको सर्जिकल वो नामों को लोग कुछ कंफ्यूज कर लेते हैं, तो उनको सही से याद रखना है। देन कम्स टू योर फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तरह के फ्रैक्चर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर सबसे कॉमनली लॉन्गिट्यूडनल देखे जाते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर्स होते हैं दे आर मोस्टली occurs along the line along the long axis of the petrous temporal bone, and they involve your middle ear cavity, your tympanic membrane and your external auditory canal। and longitudinal fracture में हमें conductive type of deafness मिलती है, whereas जो transverse fracture होते हैं they are less common, they occur at a right angle to the long axis of the petrous temporal bone, and they usually involve the labyrinth and your internal auditory canal। और इसमें हमें sensory neural deafness मिलती है और कभी कभी facial nerve paralysis भी मिल जाता है। हिस्ट्री के थ्रू, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, सिटी स्कैन के थ्रू हम बेसिकली साइट एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर को लोकेट कर सकते हैं। एंड क्या कहते हैं ट्रीटमेंट वो अकॉर्डिंग टू फ्रैक्चर इसकी होती है। देन योर इंजरी इन्वॉल्व इन द इनर ईयर। इनर ईयर में भी ज़्यादातर क्या कहते हैं, क्योंकि इनर ईयर में मोस्टली लेब्रिंथ ही होता है, सो डायरेक्ट ट्रॉमा टू द लेब्रिंथ कैन ऑकर बाय अ शार्प फॉर्म बॉडी विच पेनिट्रेट्स थ्रू द मिडल ईयर एंड कॉजेज अ डायरेक्ट डैमेज टू द लेब्रिंथ, एंड समटाइम्स अ बुलेट कैन ऑल्सो क्या कहते हैं कॉज डायरेक्ट ट्रॉमा एंड डैमेज टू योर लेब्रिंथ। मेन पेशेंट यही क्या कहते हैं डेफनेस और वर्टाइगो के साथ ज़्यादातर प्रेजेंट करता है। मेन जो इसमें से चीज़ थी जो इंजरीज इन्वॉल्विंग एयर थी, उसमें हमें हीमाटोमा ऑफ द पिना, फॉरेन बॉडी एंड मिडल एयर में से रप्चर ऑफ द ईयर ड्रम एंड योर ऑसिकुलर चेन की डिसलोकेशन याद रखनी होगी, क्योंकि इनसे ऐसी भी आ सकता है। और ये ऑस्पी के लिए भी ये वाली जो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि इसकी समझ में आ गया और चैप्टर, एंड थैंक यू।